नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में आज तीसरा अशोक गहलोत के तृतीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल है और सबसे बड़ी बात है कि तीनों कार्यकाल में हेमाराम चौधरी लगातार तीसरी बार भी गहलोत के सरकार में मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल का फेरबदल की लंबी कहानी चली, काफ़ी लेट लतीफ़ी भी हुई, लेकिन बाड़मेर के गुड़ामालानी से विधायक है हेमाराम चौधरी, बीच में इस्तीफा भी दे दिया था, चर्चाओं में भी रहे। आज उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सबसे पहले तो आपको खास राजस्थान परिवार की तरफ से मंत्री बनने की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद आपको। आपको मंत्री किस कारण बनाया गया है, क्या कारण लगता है आपको? मंत्री तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, पहले भी दी है, पहले भी मैं राज्य मंत्री भी रहा, कैबिनेट मंत्री भी रहा, नेता प्रतिपक्ष भी रहा, और इस बार पार्टी ने ये तय किया कि भी इनको ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आगे भी विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है। 2 साल का समय मुश्किल से बचा है, तो आने वाले समय में किस प्रकार से कैसे वापस कांग्रेस चुनाव जीत सके और 2023 के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार बने, ये सोच करके हमारे हाईकमान ने ये निर्णय किया कि इनको एक मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो शहीद स्मारक पर काफ़ी धरने चल रहे हैं। पैरा टीचर्स हो, मदरसा पैरा टीचर्स हो, शिक्षा कर्मी हो, राजीव गांधी पैरा टीचर्स है, विद्यार्थी मित्र है, पंचायत शासक है, उनके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? क्योंकि उन्होंने काली दिवाली यहाँ पर 10,000 लोगों ने मनाई है, उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आपको ध्यान होगा, मैंने इन पंचायत सहायकों के लिए विधानसभा में भी मामला उठाया था, और ये जो अल्प वेतन भोगी है या बहुत कम मानदेय जिनको मिल रहा है, इनके परिवार का इससे गुजारा चलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी सुनवाई तो बहुत ज़रूरी है। मैंने उठाया, अब मुझे मंत्री पद मंडल में शामिल किया है, तो मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के सामने इनकी बात मैं सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि ये बहुत ही पीड़ित है और इतने से इनका कितना ही गुजारा चल नहीं रहा है। इनकी मांग है वो सही है, लेकिन उठाने के लिए पहले तो विधानसभा में ही उठा सकता था मेरे बिल्कुल। अब मंत्री होने के नाते मैं कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी बात रखूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रुख अपनाते हुए इन पे गौर करेंगे और इनकी जो भी मांग है उसको हल करेंगे। जब यूपी में प्रियंका जी बोलते हैं कि यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो में भी ये था कि नियमित किए जाएंगे संविदा कर्मचारियों को, तो क्या राजस्थान में आसार लग रहे हैं कि आपके नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग उठाकर उनको मांग बनवाएंगे आप? ये बात सही है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही ये बात है कि जो भी जितने कर्मचारी है संविदा पे उनको नियमित किया जाएगा। तो जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसके आधार पे हमने चुनाव लड़ा, जनता ने हमको उस पर विश्वास करके हमको सत्ता सौंपी है, तो सरकार का दायित्व बनता है। और अब तो मैं खुद ही सरकार में शामिल हूँ, तो इस बात को पूरा करने के लिए मैं जितना हो सकेगा पूरी मेहनत करूँगा, प्रयास करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस बार? प्राथमिकता तो मेरी गांव में खास करके, जैसे अब ये बेरोजगार है, अल्प वेतन भोगी है, इनको नियमित करने की, जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले, और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके पीने के पानी की है, बिजली की है, ये बहुत बड़ी समस्या है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है। जहाँ अध्यापकों की कमी, वहाँ अध्यापकों की कमी है, उसको दूर किया जाए। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक कहीं कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, तो वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोले। जहाँ स्कूलों की कमी, वहाँ स्कूलें खोले, क्रमोन्नत हो स्कूलें। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बिजली के मामले में भी बहुत बड़ी समस्या है, तो बिजली का भी समाधान हो। अभी 2012 के जो फाइलें जमा है उनको ही कनेक्शन मिला, उनके भी डिमांड के लोगों के पैसे जमा है, उनको अभी सामान नहीं होने की वजह से अभी सीज़न शुरू होगी, सीज़न निकल रही है, और सामान नहीं मिलने से वो कनेक्शन नहीं कर पाए हैं। तो ये भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, तो इसको भी मैं हल करने की कोशिश करूँगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ये जो गेहूँ मिलते हैं, तो NFSA की जो प्रोग्राम है, बिल्कुल, तो इसमें कुछ लोग छूट गए थे पहले जी, और वो बेचारे 3 साल से कोई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम नहीं जुड़ पाए। किस प्रकार से कैसे उनके भी नाम जुड़े और वो भी वास्तव में गेहूँ पाने के लायक है, हकदार है, गरीब से गरीब है, तो उनको भी ये मिले, इस बारे में भी कोशिश करेंगे। ये फसल बीमा योजना ये भी ठीक से नहीं है, सब किसानों को ठीक ढंग से लाभ नहीं मिल रहा, तो इसमें किस प्रकार से कैसे सुधार किया जाए उस दिशा में भी काम करें। चाहे कोई भी सरकार हो, जब भी मंत्री बनते हैं तो एक पाँव छूने की रस्म अदायगी की जाती है। ये शोभा देता है क्या मंत्रियों को? आज भी मंच पर एक मंत्री ने तो 2 बार पाँव छुए अशोक गहलोत।
चाहे कोई भी पार्टी हो, क्या इस परंपरा सही है हेमाराम जी? अब ये उनके विचार है। मैं तो न तो इस मेरे से उम्र में बड़ा है, बिल्कुल उसका तो मैं पाँव छू लेता हूँ। बिल्कुल। जो उम्र से बड़ा नहीं है उसका पाँव छूने के मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मेरे भी कोई जो मेरे से उम्र में बड़ा है और मेरे पाँव छूता है तो मुझे बहुत अखरता है। और मेरे से उम्र में छोटा है तो पाँव छू ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पाँव छूने की तो देखा जाना चाहिए कि भाई आदमी की उम्र क्या, बुजुर्ग है, आज माता पिता है। 2 बार पाँव छुए एक बंदे ने तो आपके साथ ही। अब ये वो था ना, मैं तो पाँव छूने मैंने तो नहीं छुई, ये तो आपको नहीं पता है। मैं ये वो मेरे साथी है, मेरे बराबरी की उम्र के, हो सकते 1-2 साल मेरे से छोटे ही होंगे, बड़े नहीं है। छोटे हैं। हाँ, तो वो मुख्यमंत्री तो हम उनका आदर करते हैं, हमारे नेता हैं, तीसरी बार बने हैं तो हम उनका आदर करते हैं। कोई पाँव तो छूना ये बड़े के जो है आशीर्वाद की बात है, लेने की बात है। और वैसे उन मुख्यमंत्री का आशीर्वाद तो उनका रहेगा, पर पाँव छूने से आशीर्वाद मिलेगा नहीं, तो आशीर्वाद में इन बातों में विश्वास नहीं करते। मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही, आप किसानों के बड़े नेता हैं, किस रूप में देखते हैं? इतना लंबा समय आखिरकार क्यों लगा? ये मोदी जी के गले पड़ गई बात। अब मोदी जी क्या करें, क्योंकि एक इतना लंबा संघर्ष चला तो मोदी जी ने देखा अब और कोई उपाय नहीं, फिर आखिर उन्होंने माफ़ी मांगी और ये बिल वापस लिए। मोदी जी ने नोटबंदी के समय भी कहा था कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को चौराहे पे खड़ा कर देना। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हो हिंदुस्तान को, है नुकसान ही नुकसान। कितना नुकसान हो, कितने पैसे खर्च हुए नए नोट छापने में, उनको पहुंचाना में, कितना लोगों को परेशानी हुई, कितने लोग मर गए लाइनों में लगे, तो कितने अब किसान मर गए, कितने लोग उस नोटबंदी के समय में मर गए। अब उनके परिवार में क्या बीती, जिसके साथ बीती उसको पता है, बाकी की किसको क्या। तो ये चाहे नोटबंदी है या चाहे किसानों के जो लिए काले कानून बनाए, इनसे किसानों को और नोटबंदी की वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी हुई। और ये बात मोदी जी के अब समझ में आ गई। तो आज भी दिन कोई बात चल रही कि मोदी जी इसमें कानून ये अभी तो घोषणा की है, फिर बाद में मैं मोदी तो ज़िंदगी में कभी नाम नहीं लेगा इन किसानों के बारे में, ऐसे कानून बनाने के बारे में। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है केंद्र की तरफ से, लेकिन राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स भी ले रही है। उनको आप किस प्रकार से रियायत दिलाने की कोशिश करेंगे? केंद्र की सरकार भी टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कम करें। और राजस्थान सरकार ने अभी कुछ कम किया है, फिर और अगर होगी तो बात करेंगे उसमें। जैसे कि पड़ोसी जो राज्य है उसमें जो भी डीजल की रेट है उसकी और राजस्थान रेट बराबर हो तो उससे राजस्थान की आय घटेगी नहीं। क्योंकि यहाँ रेट अगर ज़्यादा है, पड़ोसी राज्य में रेट कम है, तो यहाँ के लोग वहाँ से डीजल भरवाते ज़्यादा। पहले पूर्व में यहाँ गुजरात जाते थे हम लोग, तो यहाँ बाड़मेर राजस्थान से डीजल भरवा के गुजरात में जाते, क्योंकि गुजरात में डीजल महंगा था और राजस्थान में डीजल सस्ता था। अब उल्टा हो गया, अब लोग गुजरात से डीजल भरा के राजस्थान में, जो बॉर्डर पे जितने भी पेट्रोल पंप है वो सारे बंद हो गए। तो इसमें भी ज़रूरत है वेट कुछ कम करके, मतलब समान रूपता लाने के लिए। आपके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से एक छोटा सा सवाल है, 50-60 दिन से धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर काली दीपावली मनाई 10,000 लोगों ने, क्या ये सही था? सरकार का कोई मंत्री कोई विधायक वहाँ पर नहीं आया, एक रफीक खान को छोड़कर। हाँ, वो तो जाना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। आखिर ये सरकार इनके लिए ही है, आज आम जनता के लिए है। जनता अगर कोई भी बात लेकर, जैसे किसानों को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, ये कोई अच्छी बात है। इनको भी अगर बहुत इतने लंबे समय तक अगर संघर्ष करना पड़े तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे और इसका कोई न कोई हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया था? अब आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात को अच्छे से सुन लेगा? क्योंकि अब तो आप मंत्री है, सर्वे सर्वा है, अपने जिले के तो सुप्रीमो है। नहीं, विधायक से तो इस्तीफा इसलिए दिया कि मेरे क्षेत्र में कुछ काम थे जो जायज़ काम थे, होने लायक काम थे, वो हो नहीं रहे थे। उस वजह से मैं खुद परेशान हो गया कि भाई जनता ने मेरे को चुना है, आखिर किस लिए चुना है? इसलिए चुना है कि भाई हमारे काम काज करेंगे, हमारी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। बिजली की है, पानी की है, स्कूल की है, सड़क है, सफाखाना है, इनकी व्यवस्था करेंगे। अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा उस पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं। ये सोच करके मैंने कहा फिर या तो ये मेरे जो कामकाज रुके हुए हैं जी, इनका हल हो, या फिर मैं एमएलए नहीं रहूं। तो ये सोच करके फिर उसके बाद में कुछ मेरी बातों पे गौर किया, उसमें से कुछ काम हुए हैं, सब नहीं हुए हैं, कुछ काम अभी भी बाकी है। तो अभी भी 2 साल का समय पड़ा है, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जो काम अभी बाकी है वो भी होंगी। आपके मंत्री बनने में सचिन पायलट का कितना बड़ा हाथ है? सचिन पायलट का तो हाथ है ही।
उसमें क्या दो राय। ये कहना था जमीन से जुड़े हुए नेता हेमाराम चौधरी का। सचिन पायलट को बधाई का पात्र भी कहा इन्होंने। उसके साथ में विधायकी इसलिए नहीं छोड़ी थी मंत्री बनने के लिए, छोड़ी इसलिए थी कि अगर उन्हीं की सरकार है और अगर काम नहीं हो रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इनका पूरे परिवार में इनकी स्वयं की पत्नी जो है वो 6 बार निर्विरोध सरपंच भी है वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा प्रेम है वहाँ के लोगों का, और 6 बार विधायकी के रूप में है, और तीनों कार्यकाल में गहलोत के कार्यकाल में मंत्री बने हैं, प्रतिपक्ष में नेता भी रहे हैं, राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार क्या लगता है कौन सा मंत्रालय मिलेगा आपको? ये तो मैं अभी पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये तो मिलने पे ही पता लगेगा, क्योंकि मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सोचूंगा ये मैं मंत्रालय मुझे मिलना चाहिए, लेकिन वो मिले कि नहीं मिले ये तो मैं पहले नहीं कह सकता। ये तो राजनीतिक अनुभव है बात को काटने का। बहुत अच्छे से जवाब दिया, और खास आस्थान परिवार की तरफ से एक बार आपको फिर मंत्री बनने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये खास रिपोर्ट महेश देगड़ा के साथ में देख रहे हैं, मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।